देखिए गाली कैसे देते हैं, पहले तो ये आदमी को इल्म होना चाहिए कि कोई बच्चा है तो आप उसको माँ की गाली देते हैं, कोई जवान हो गया है तो आप उसको जो है बहन की गाली देंगे, और 70-60 का है तो आप बेटी की गाली देंगे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 70 साल के आदमी को पता चला कि माँ की गाली देने तो ये तो इल्म होना चाहिए कि गाली कौन सी देनी है आपको। मेरे एक दोस्त का मिसरा है कि बरहमन हूँ उर्दू जानता हूँ, इट मीन्स ब्राह्मण हूँ और उर्दू जानता हूँ। सियासत वालों से इल्तिजा है, सियासत वालों से इल्तिजा है, ना घोलें बिस मेरी गंगू जमन कि तैनू दिल च रखना हैगा, तेरे दिल च बसना हैगा, पढ़या बहुत कतावा यारा हुण तो तैनू पढ़ना है। सर्वधर्म नाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे साहित्य प्रेमी जो कि ऐसी रचनाएं लिखते हैं जिनके बारे में लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन रचनाओं के साथ उनके कई प्रश्न भी सामने आते हैं। कहीं कविताएं तो कहीं गजल, कहीं ऐसी रचनाएं उनके सामने आती हैं और ऐसी उर्दू के शब्दों का ये प्रयोग करते हैं जो लोगों को सोचने के साथ साथ डिक्शनरी ओपन करने के लिए भी मजबूर कर देते हैं लिखा क्या है। तो हमारे साथ हैं शिवांश पाराशर जी, जिन्हें कहीं ना कहीं उपनाम राही से जाना जाता है। तो हमारे कार्यक्रम में शिवांश जी आपका स्वागत है। आज हम आपकी कविताओं के बारे में जानेंगे, आपके साहित्य के विषय में जानेंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से शुरू हुई, आपने पढ़ाई कहाँ से की और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। पहले सबसे पहले तो मैं आपका और आपके इस चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझसे और मुझको और आपके व्यूअर्स से मुझे रूबरू होने का मौका दिया, तो वी कैन इंटरेक्ट। तो आपका क्वेश्चन है कि शिक्षा दीक्षा हमारी कहाँ से हुई। तो बंडा ही मेरी पैदाइश है और तकरीबन 8वीं तक महावीर स्कूल से पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से, और फिर इंजीनियरिंग की है। और उसके बाद इंजीनियरिंग कहाँ से की? इंजीनियरिंग मैंने SGSITS इंदौर से की है इंजीनियरिंग, आफ्टर क्वालिफाइंग जेई वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग करने के बाद आप साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए? हाँ, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और काफ़ी जगह पूछा जाता है मुझसे। देखिए क्या होता है कि कोई भी रचना या साहित्य गतिविधि देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। आज जो जदीदियत का दौर है, आप देखें कि शायरी में भी जिद्दत है, जदीदियत है। जदीदियत मतलब भी बताते चले, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उतनी उर्दू नहीं जानते। जदीदियत माने होता है नयापन जी। तो आप आज देखें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है, इन सब सब्जेक्ट को यूज करके शेर कहे जा रहे हैं। तो लेकिन हमें इन सब सब्जेक्ट को यूज करते हुए जो शेर कहे जा रहे हैं उसमें इतना सा ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें शायरी का मेयार ना गिरे। तो इन सब को यूज करके हम शेर कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से जुड़ने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ कि मैंने वो शेर कह सके। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा एक शेर है, जख्म ईंटों के भी जाहिर हो गए जब पलस्तर झड़ गया दीवार का। जब आप इस शेर के फंक्शन को देखेंगे तो आप इस शेर से कनेक्ट होते जाएंगे और आपको लगेगा कि ये जदीद भी है, इसमें जिद्दत भी है और शायरी का मेयार भी नहीं गिरा। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आज अधिकांशतः हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के छात्रों को इंजीनियरिंग करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आज इंजीनियरिंग के छात्र कहीं ना कहीं दूसरे पेशे पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं? कहीं इस पर इसी कारण तो नहीं कि आज दूसरा पेशा चुनना पड़ा? नहीं, मेरे नज़दीक ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई इस कारण दूसरा पेशा चुनना पड़ा हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ कहूँगा कि शायरी कोई पेशा नहीं, और शायरी में आप कैरियर भी तलाश नहीं कर सकते। शेर कहना मेरा मसला है, अगर मैं शेर ना कहूँ तो मैं लगता है मैं मर गया होता अब तक। तो शायरी कोई पेशा नहीं है। जिस दिन मैं मतलब शेर ना कहूँ मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर वाला मुझसे नाराज है। और मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब क्या करते हैं ये भी बताएं। आईसर में मैं जॉब कर रहा हूँ, इंजीनियर हूँ। तो कोई वो बाउंडेशन भी नहीं थी। और आप शायरी को चुन कैसे सकते हैं? आप किसी को शायर बना नहीं सकते। एक क्वेश्चन है कि आप शायर बाय बर्थ शायर होता है। आप किसी परिंदे से पूछें कि आपने चहचहाना कैसे सीखा,
आप किसी झरने से ये नहीं जान सकते कि वो बहता कैसे है, हवा कैसे बहती है। तो शायर जो है बनाया नहीं जा सकता। शायरी जो है एक ऐसी पेन आर्ट है जिसको मदर ऑफ आर्ट कहा जाता है। मतलब आपको संगीत के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, आपको डांसिंग के इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहां आप सिंगिंग सीख सकते हैं, डांसिंग सीख सकते हैं, लेकिन आपको शायरी कोई नहीं सिखा सकता। शायरी मतलब माँ के पेट से शायर पैदा होता है और फिर कोई ना कोई एक ऐसा लम्हा होता है जो शायर को शायर कर जाता है। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई शायरी की, कि आपने जब शुरुआत की तो अचानक से एक इंजीनियरिंग का छात्र आज शायर बन गया और आज चर्चित भी है और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रहा है, लेकिन शुरुआत एक हुई होगी पहली शायरी से, या पहला वो पड़ाव जब शुरुआत आपने की शायरी की तो वो कब शुरू हुई? ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफिकल्ट है मेरे लिए इसका जवाब देना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आप किसी चिड़िया के बच्चे से ये पूछें कि उसने चहचहाना कैसे सीखा तो बताना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि घर में काफ़ी अदबी माहौल रहा। महाभारत हो, रामायण हो या मानस हो, ये सब सारी चीज़ें मौजूद थी और ओशो हो, इनको ही पढ़ा जाता था। तो घर में काफ़ी अदबी माहौल था और मैंने अपना पहला शेर 16-17 साल की उम्र में कहा था कि कोई साया मिले सूरज को भी तो अकेला धूप में कब से खड़ा है। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि शेर हो गया। फिर जैसे जैसे मैंने लोगों को पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे जैसे लोगों को पढ़ा, और मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं अपने सीनियर्स की सोहबत में काफ़ी जल्दी आ गया और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। आप जैसे दौरे हाजिर के जो नामवर शायर हैं, फ़हीमी साहब ने मुझे बहुत दाद दी, लियाकत साहब ने मेरी मतलब शायरी की जो है तारीफ़ की, आशुतोष राणा कह लें आप, उनने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो अप्रिसिएशन मिलता गया और लोगों को पढ़ते गए जैसे जैसे, तो बस ये सिलसिला शुरू हो गया। तो ये जो शायरी की शुरुआत हुई तो इसमें आपके कहें हर चीज में कहीं ना कहीं एक, हर एकलव्य का कोई ना कोई द्रोणाचार्य होता है, हर अर्जुन का एक द्रोणाचार्य होता है, तो आपके गुरु कौन है इसमें जिनको देखकर आपने सीखा? बेशक, देखिए बेसिकली शायरी की फील्ड में मेरा उस्ताद तो अभी कोई नहीं है। मैंने किताबों को पढ़कर और इंटरनेट पे शायरों को पढ़कर और किताबें अरेंज करके ही सीखा है जितना कुछ सीखा है। और शायरी की फील्ड में मेरा उस्ताद कोई नहीं हो। मेरा मानना यह है कि आप अपने गुरु को स्वयं नहीं चुन सकते, गुरु आपको चुनता है। आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप गुरु को चुन लें। तो जिस दिन ऐसा सौभाग्य होगा कि कोई मुझे चुन लेगा तो मुझे खुशी होगी। तो कहते हैं कि जब भी कोई शायर बनता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दर्द होता है, टूटा हुआ दिल होता है, तो इस टूटे हुए दिल के पीछे कौन है? देखिए, ये मतलब गैर ज़रूरी बात है कि शायर बनने के लिए आपको दिल तोड़वाना पड़ेगा। आज आप दुनिया में देखें, लाखों लोगों के दिल टूट रहे हैं, क्या सब शायर हुए? ऐसा नहीं है। तो शायर बनने के लिए दिल तोड़वाना जरूरी नहीं है। मेरा एक शेर भी है कि दिल टूटा तो कई बार मेरा, लेकिन फिर भी खुला नहीं है। तो शायर बनने के लिए दिल टूटना कोई शर्त नहीं है कि आपका दिल टूटे तो आप शायर बन जाएं। शायर बाय बर्थ शायर होता है। तो हम चाहेंगे कि कुछ आपकी नज्म, हमारी कोई गजल ऐसी हो जो जिनको लोग पसंद करते हैं या जो चर्चित हुई हो, एक आध हमारे दर्शकों के लिए कोई जो आप पसंद करते हैं उनको सुनाएं। मैं एक गजल से चंद अशार पेश कर रहा हूँ। ये गजल बहुत वायरल हो गई, वैसे इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है तो उनकी मोहब्बत सराहों पर। कि मतलब यूँ कि इंतहा ये गर्दिश अयाम है, इंतहा ये गर्दिश अयाम है, मौत जिंदा रहने का इनाम है। लाश मेरी ही पड़ी है देखिए, लाश मेरी ही पड़ी है देखिए, और मुझ पर कत्ल का इल्जाम है। रात से ही उलझा हूँ तहरीर में, रात से ही उलझा हूँ तहरीर में, खत अधूरा है मगर पैगाम है। और इसमें एक शेर हो गया था, वो ये है कि दाम अब हर चीज के आफाक पर, आफाक ऊंचाई पर, दाम अब हर चीज के आफाक पर, बस यहाँ पर आदमी बेदाम है। तो आपसे और भी चीजें जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जो कृतियां लिखी या फिर आपके जो लेखन हुए, तो उनके बारे में जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से रहे जो चर्चित हुए, उनके विषय में। देखिए, अभी मेरा कोई मजमूआ या गज़ल संग्रह तो मंजरेआम पे नहीं आया है, लेकिन साझा संग्रह के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से और रिसालों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मंजरेआम पर मेरी जो रचनाएं आती रही हैं, तो लगभग तमाम अखबारों में मेरी रचनाएं छपी हैं। और आप रिसालों में पढ़ सकते हैं, आप इंटरव्यूज़ के थ्रू पहुंच सकते हैं, आप आकाशवाणी के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो अभी तक यही माध्यम है लोगों से जुड़ने का। और तमाम मुल्क में मैं मुशायरे पढ़ चुका हूँ। वैसे आपको शहर गिनाने पे आऊँ तो मैं खुद नहीं गिना पाऊंगा कि लगभग आप सारा मुल्क
होने को हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब, यूपी और ना जाने कौन कौन से शहर। तो जैसे कि आप जब अपनी शायरियाँ पढ़ने जाते हैं या दर्शकों के बीच में जाते हैं, तब आपको कैसा अनुभव होता है कि करने हम एक फील्ड अलग रहती है बिल्कुल इंजीनियरिंग की, बेशक वो आप जॉब भी कर रहे हैं, बेशक। और दूसरी ओर आप शायरी कर रहे हैं, तो दोनों में कभी आपसी टकराव नहीं हुआ दोनों ही कामों में? नहीं नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो मुझे फेस नहीं आई, क्योंकि जब दोनों चीज़ों का कोलैबोरेशन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब मैं मुशायरे पढ़ने जाता हूँ, कवि सम्मेलन पढ़ने जाता हूँ, तो मैं अपने ख़ानदान से मिलने जाता हूँ। मैं अपने सुनने वालों को, अपने श्रोताओं को अपनी फैमिली समझता हूँ। तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाके असहज महसूस करूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने अपना पहला जो मुशायरा लखनऊ में पढ़ा था, तो चूंकि मैं बुंदेलखंड से हूँ और उर्दू से अपना कोई वास्ता नहीं था उस वक्त ज़्यादा, तो फिर भी मैं मतलब उतना काम तो था कि वहाँ खड़ा हो सकूँ जाके। तो फिर वहाँ मुझे एक जो है हमारे सीनियर शायरों ने हिदायत दी कि आप अपने तलफ़ुज़, उच्चारण पे वर्क करें जी। तो ऐसी चीज़ें सीखने को मिली मुशायरे में। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा जी, कि मुशायरों की शायरी अलग होती है जी, और एकेडमिक शायरी अलग होती है। एक वो शायरी होती है जो रिसालों में छपती है, आकाशवाणी के थ्रू या आपके इंटरव्यूज़ के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं जी। और एक शायरी होती है मुशायरों वाली, जिसको अपन मुशायरों को अपन एक परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं कि आप परफॉर्म करेंगे, आप मजमा होगा कम से कम 20-25 हज़ार लोगों का, तो आप उसको जो है उसमें सब चाहिए, एंटरटेनमेंट और व्हाटएवर जी। तो क्योंकि वो तो बेशक 1-to-1 कम्युनिकेशन है, वो सामने दर्शक आपको रिप्लाई भी देते हैं, उनकी तालियां या उनकी मुस्कुराहट आपको जवाब दे देती हैं। लेकिन मेरे नज़दीक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था सर कि शायर को जो है मुशायरे जिंदा नहीं रखते हैं, शायर को जिंदा रखती है उसकी शायरी। इसलिए मैंने मुशायरे पढ़ने के लिए, कवि सम्मेलन पढ़ने के लिए कभी अपनी शायरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मतलब मैं वो सुनाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं लोगों के अकॉर्डिंग नहीं कहता कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, आवाम के लिए शायर हूँ और मुझे फ़ख्र भी है कि मैं आवाम का शायर हूँ, मैं उनकी बातें भी करता हूँ अपनी शायरी के माध्यम से, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजर कहे कि भाई ऐसा कर दो, तो वो मैं सब नहीं करता। तो आपसे जैसे कि आपने उर्दू का जिक्र किया कि उर्दू की सलाहियत कब आई आपको, मैं भी थोड़े बहुत शब्दों का तो उसको कोशिश कर रहा हूँ। तो उर्दू की सलाहियत कहाँ से सीखी आपने? बेशक, देखिए हम बुंदेलखंड से हैं जी, और ये उतना गैर उर्दू इलाका है अपना, और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ जी। तो उर्दू से पहले तो इतना मतलब वो नहीं था कनेक्शन, लेकिन अपनी इंजीनियरिंग के दौरान जब कोविड आया था जी, उस टाइम जो है उर्दू से थोड़ा सा राब्ता हुआ और फिर शायरी वायरी शुरू हो गई, तो किताबों के थ्रू उर्दू पढ़ते रहे और अपने जो है सीनियर्स के राब्ते में थे तो उनसे संवाद होता था। अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि डिबेट्स नहीं होती, अपने यहाँ ग्रुप्स नहीं है वैसे डिबेट्स होने के जी। डिबेट से क्या होती है, चीजें निकल के आती हैं। तो जो है मैं इंदौर में हुई पढ़ाई मेरी जी, और फिर मैं दिल्ली भी रहा 6 महीने, तो वहाँ मुझे ऐसे लोग मिले कि वहाँ डिबेट्स होती थी, चर्चाएं होती थी, तो वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा। और एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जोड़ा जाता है उर्दू के साथ कि आप उर्दू बोल रहे हैं तो आप मुस्लिम हैं या मुस्लिम की लैंग्वेज है। देखिए, ये हिंदुस्तान की भाषा है, प्रेमचंद की भाषा है, भाषा का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई कि जब एक पर्टिकुलर मुल्क ने उसको अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। लोग उसको एक मजहब की, एक खास मुल्क की भाषा मानने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात और है कि एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम दोनों साइड से, जो हिंदी बोल रहे हैं तो वो वाले सोचते हैं कि मतलब हिंदी वाले उर्दू बोल रहे हैं तो लोग सोच रहे हैं कि वो मुस्लिम की तरफ झुका है उनका, और वो वाले हिंदी बोल रहे हैं तो वहां के सोच रहे हैं कि इनका हिंदी की तरफ झुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम दोनों तरफ से स्टार्ट है कि जब आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज जैसे शादी का कार्ड है जी, हिंदू शादी का कार्ड छपवाएगा तो वो हिंदी और संस्कृत में होगा, जाहिर सी बात है। मुस्लिम छपवाएगा तो उर्दू में होगा। लेकिन कभी कभी मेरे सामने ऐसा वाकया पेश आया है कि मुस्लिम का आप शादी का कार्ड देखेंगे तो किसी ने इंग्लिश में छपवा दिया। अब जब उन्होंने इंग्लिश में छपवा दिया तो इसका सीधा सा मायना है कि उनको अंग्रेजी से प्रेम नहीं है,
ना वो कोई मॉडर्न कंसेप्ट दे रहे हैं। जी उनका सीधा सीधा एक अपरोक्ष रूप से उनकी बात है कि वो एक भाषा को दरकिनार करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों जानिब से है जी। सर। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने जिक्र किया कि आपके परिवार, आप ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, जी। तो जब आपने शायरी शुरू की, आपके उर्दू में आपने संस्कृत को छोड़ के, क्योंकि आप ब्राह्मण फैमिली से आ रहे हैं, तो बेशक, संस्कृत या हिंदी को छोड़कर उर्दू की ओर आप बढ़े, तो परिवार से कैसा अप्रोच मिला? परिवार का क्या दृष्टिकोण था तब? उनमें रोक लगाई, मना किया, या फिर आपको सकारात्मक भाव में लिया? इस मामले में मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में सभी एजुकेटेड लोग हैं और प्रैक्टिकल एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री ले ली। तो मेरी फैमिली को पता था कि उर्दू किसी मजहब की ज़ुबान नहीं है, उर्दू अपने यहाँ की है, अपने यहाँ से निकली है। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। और प्रॉब्लम यह है कि जो मेरी फैमिली है वो आध्यात्मिक भी है, मैं भी आध्यात्मिक हूँ, तो उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू मुस्लिम की लैंग्वेज वाट एवर। बस उनका ये था कि आप जो कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं आप आगे बढ़ें। और पिताजी का तो कहना था कि उनका ये मानना भी है कि आप बच्चों को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं, रादर देन कि उन पर कोई डिसीजन सौंपना, उनको थोपना। और मैं भी आपके व्यूअर से कहूँगा कि अपने बच्चों को वो करने दें जो वो करना चाहते हो। निश्चित एक दिन वो आपको और आपके समाज को और सबको अपने जहाँ रहते हैं वो उसको गर्व करने का मौका देंगे। अब जैसे आपसे ये जानते हैं कि आज वर्तमान समय में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम से कहीं ना कहीं दूरी देखी जाती है। आज देश की जगह अगर मुल्क शब्द भी बोल देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ के देखा जाता है। इस दौर में आप उर्दू को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपना नाम भी कमा रहे हैं, तो कहीं आपको अपने समाज में, अपने बुंदेलखंड में, अपने आपसी लोगों में, इसके बीच में आपको कहीं भेदभाव देखने को मिला कि लोगों ने कहा हो कि यार ये क्या कर रहे हो, या फिर आप उनकी तरफदारी कर रहे हो? हाँ, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि आप जो है मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, तनकीद भी अगर कोई कर रहा है, आलोचना, तो उसको उसका सौर होना चाहिए। आलोचना, इसका मीनिंग भी बताइए उनको, नहीं तो पता ही नहीं रहेगा कि जिनको आप बोल रहे हैं। अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो आलोचना करना भी तो आना चाहिए ना। आप अगर किसी के शेर की आलोचना कर रहे हैं, जैसे मैं उर्दू में शेर कहता हूँ तो लोग शेर पे बात नहीं करते, उनको क्या चाहिए कि वो शेर पे बात करें, वो पर्सनली हो जाते हैं। तो आलोचना में आप पर्सनली नहीं हो सकते। और आजकल तो क्या करते हैं, कुछ लोगों का साहित्य में इतना ही योगदान है कि वो गालियां दे रहे हैं, मतलब वो गालियां दे रहे हैं। और क्या होता है, गाली देने का भी उनको सलीका नहीं। जैसे मैं आपके सामने एक वाकया शेयर करता हूँ। एक 70 साल के शायर थे। तो देखिए गाली कैसे देते हैं। पहले तो ये आदमी को इल्म होना चाहिए कि कोई बच्चा है तो आप उसको माँ की गाली देते हैं, कोई जवान हो गया है तो आप उसको जो है बहन की गाली देंगे, और 70-60 का है तो आप बेटी की गाली देते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, 70 साल के आदमी को पता चला कि माँ की गाली देने लगे। तो ये तो इल्म होना चाहिए कि गाली कौन सी देनी है आपको। तो भाई जो उनके वो है, क्या कहते हैं, जो उनकी मंजिलें हैं वो तो मेरे रास्ते हैं। ऐसे लोगों से क्या ही उलझना। आपकी कुछ सोशल मीडिया पे जो पोस्टें डालते हैं वो भी बड़ी बेबाक होती हैं, जो कि लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी चुभती भी हैं। तो इतना बेबाक क्यों लिखते हैं, इतना लोगों से नाराजगी क्यों है? देखिए, नाराजगी नहीं है उसके पीछे एक रीजन है। आपको साहित्य और जो कुछ पोस्ट मेरी जो है पॉलिटिकल को लेके भी होती है कि नेता या लोगों को क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। तो साहित्य में क्या है कि आप अपने नजरिए से या पॉइंट ऑफ व्यू से गिर नहीं सकते, लेकिन जो पॉलिटिक्स में है उसमें गिद्ध की तरह गिरना भी होता है। तो ये एक बेसिक फर्क है दोनों में, ठीक है ना। तो आप पोस्टों का कह रहे थे, तो मंटोयत कहती है कि नग्नता को आप नग्नता ही लिखें, अर्धनग्न नहीं लिख सकते। और साहित्यकार का काम होता है कि वो परोक्ष को अपरोक्ष नहीं दर्शा सकता, ठीक है। तो मेरे सामने जो चीजें आती हैं, जो मसाइल आते हैं, मैं उनको वैसे पेश करता हूं। अब आप किसी को कब समझ सकते हैं, आप किसी को तब समझेंगे जिस स्थिति में उसने वो बात कही है, आप उस स्थिति तक तो पहुंचे कि वो किस स्थिति में या किस परिप्रेक्ष्य को लेकर वो बात कह रहा है। लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है, तो वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। इट्स नॉट माय फॉल्ट।
तो आपने जैसे कंट्रोवर्सी की बात की, आज वर्तमान दौर जो चल रहा है इसमें तो आजकल शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, इतिहास भी बदला जा रहा है। बेशक। तो ऐसे दौर में आप सच लिखने की कोशिश कर रहे हैं, जी सच लिखने की कोशिश कर रहे जी। हैं, उस दौर में कैसे आपको समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं वो जानना चाहते हैं। कि नाम तो मिल रहा है, पुरस्कार भी मिल रहे हैं, जी। ख्याति भी मिल रही है, जी लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दौर में आलोचनाएं भी मिलती हैं। बेशक। तो आपने सरल रास्ता चुन सकते थे, जी कठिन क्यों? देखिए, मार्ग कोई भी कठिन या सरल नहीं होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लाओस से कहते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो हर क्षण बदल रहा है, तो हर एक व्यक्ति का मार्ग एक कैसे हो सकता है कि नहीं। तो जो मार्ग मैंने चुना है उसी के थ्रू मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आपने जो कहा जो नाम बदल रहे हैं व्हाटएवर, तो भाई मैं केवल एक अपना शेर कोट करूंगा यहाँ कि सियासत वालों से इल्तिजा है, सियासत वालों से इल्तिजा है, ना घोलें बस मेरी गंगू जमन में। ठीक है। अब आपसे चाहेंगे कि कोई और आपकी एकाध और जो आपकी रचना हो या आपके उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, बेशक। एकाध और हमारे दर्शकों को आप पर एक गजल में सुनाता हूँ कि करूं जो बंद अंधेरा दिखाई देता है, करूं जो बंद अंधेरा दिखाई देता है, जो खोलूं आंख उजाला दिखाई देता है। वो एक शख्स जो शीशे में रूबरू है मेरे, वो एक शख्स जो शीशे में रूबरू है मेरे, कमाल ये है कि मुझसा दिखाई देता है, कमाल ये है कि मुझसा दिखाई देता है। जैसे कि आज के दौर में आपसे मैं व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आज के दौर में जैसे कि आज भगवा हिंदू हो गया और हरा मुस्लिम हो गया, ओके ओके, ठीक है। आज बकरे और सुअर में भी भेद हो गया, बेशक। ठीक है। पक्षियों में भी भेद हो गया, बेशक, रंग में बेशक। भी भेद हो गया, बेशक। हर चीज में विभेद दिख रहा है। बेशक। शहरों में भी विभेद दिखाया जाता है कि लखनऊ अब मुस्लिमों की समाज हो गई, लखनऊ से प्रॉब्लम है। लेकिन वहीं अयोध्या दूसरे का हो गया। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हैदराबाद अब मुस्लिमों का है, वहीं पे तिरुवनंतपुरम दूसरे का है। तो ये विचारधारा कितना नुकसान कर रही है समाज को, जबकि आप एक ब्राह्मण भी हैं, बेशक, और आप शायर भी हैं। बेशक। तो आप क्योंकि गंगा जमुना वाली दोनों ही फेवर से आ रहे हैं तो इसलिए आपसे पूछना जरूरी है। बिल्कुल। मेरे एक दोस्त का मिसरा है कि ब्राह्मण हूँ उर्दू जानता हूँ, इट मीन्स ब्राह्मण हूँ और उर्दू जानता हूँ। तो आपने कहा भगवा हरा, देखिए मैं एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैंने पहले भी कहा है, तो मैं इन सब चीज़ों में उलझता नहीं हूँ, मैं इसका आंसर आध्यात्म के थ्रू देता हूँ। आपने कहा भगवा हरा, देखिए कलर जो है आप इनकी स्टोरी पर पहुंचे कि एक क्यों ऐसे डिसाइड किए गए, वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं लोग। जिसका हृदय चक्र एक्टिव होता है, ठीक है, तो वो हर एक को लाइक करता है कि नहीं। और बाकी भगवा वाले भी हैं, तो जिनका हृदय चक्र एक्टिव है वो सिंगर हैं, गायक हैं, या दिल से थ्रू अपनी बात कह रहे हैं। और आपने कहा कि जो शहरों के नाम बदल रहे हैं या शहरों को तब मतलब तकसीम कर दिया है आपस में, तो देखिए शायरों के नज़दीक ऐसी अभी कोई वो नहीं है, शायर मतलब इतने वो नहीं है कि इन सब चीज़ों में उलझें। एक सियासी क्वेश्चन है और मैं इसका आपको अभी क्या ही उत्तर। तो अब आपसे कुछ आध्यात्मिक बात करते हैं कि अध्यात्म के साथ साहित्यिक बात भी आपसे करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कहीं ना कहीं उतना उर्दू का इल्म नहीं है। तो सबसे पहले जो बात कही जाती है कि नुक्ता, तो हमारे दर्शकों को पहले तो आप वही बताइए कि नुक्ता क्या कहलाता है। देखिए नुक्ता जो है कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं जिनके नीचे नुक्ता लगता है, और कहते हैं कि नुक्ते के फेर में खुदा से जुदा हो जाता है। तो अगर आप शायरी करने आ रहे हैं या शायरी की फील्ड में आ रहे हैं तो आपको अरूज का, अरकान का, बहर का, औजान का, वसल का और रदीफ का, काफिए का, इन सब का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप शायरी कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल तो वो ट्रेंड है, रील वाला ट्रेंड है कि एक माइक पे खड़े हो गए, 4 लाइनें उठा ली और एक रोने टाइप का मुंह बना के पढ़ी और पोस्ट कर दी और बूस्ट कर दी उनको, तो मिलियंस व्यूज आ रहे हैं और लोग शायर हो रहे हैं एस्टेब्लिश ऐसे। तो आप क्या सोशल मीडिया पर रीलें डालते हैं, नहीं डालते? देखिए मैं सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह डालने में उतना एक्टिव हूँ नहीं, मतलब मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता उसके थ्रू। लेकिन हाँ मुशायरे पढ़ने जाता हूँ
तो जो तंजीमें हैं या जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुशायरे कराते हैं, तो वो रील्स बना के उसकी पोस्ट करते हैं, जाहिर सी बात है। तो वो कॉलैब वगैरह भेज दें तो कभी एक्सेप्ट कर लिया, और उसके लिए भी मतलब कुछ हमारे दोस्त हैं, टीम कह सकती हूँ उसको, वो हैं, वो कर लेते हैं बाकी सब, और उस सब में मैं ज़्यादा नहीं पड़ रहा सोशल मीडिया। तो जैसे कि आज सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं बहुत देखा गया है कि क्वालिटी कंटेंट की जगह पर फूहड़ता, अश्लीलता परोसी जा रही है, उसको कैसे देखते हैं कि आज बुंदेलखंड में ज्यादातर हम ये चीज बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि बुंदेलखंड का युवा अश्लीलता, फूहड़ता या जल्दी फेमस होने की जगह पे इस चीज को कर रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे एक अच्छा पक्ष भी है, एक बुरा है। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, ठीक है। मेरा तो ज़्यादा उससे वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो वीडियोस डली वो वायरल हो गई, तो ऑर्गेनाइजर पे इतना प्रेशर आया कि वो हम लोगों को बुलाएं कार्यक्रम में। अदरवाइज हम लोगों का कोई गॉडफादर तो है नहीं, ठीक है ना। बस बेशक आपको करना क्या है कि वही मैंने अभी कहा कि आप जल्दी वायरल होने की कोशिश ना करें, कि आप जल्दी वायरल होने की कोशिश में लोग गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, फूहड़ता वाला या जो आप कह रहे हैं ये वाला रास्ता वो इख्तियार कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया जो है एक अच्छा माध्यम भी है, और अश्लीलता जो है सर हमारे जो है विचारों में होती है, चीज़ों में अश्लीलता नहीं होती। मैंने अभी तक जो है ओशो को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, फ्रेंच लिटरेचर पढ़ा, महाभारत पढ़ा, गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, तो इन सबको पढ़ के मैं यही जान पाया हूँ कि अश्लील जो है। कुरान भी पढ़ा? हाँ बेशक, कुरान पे शेर भी है मेरा, बहुत कंट्रोवर्शियल वो शेर हुआ था, उस पे बहुत लोगों ने, बड़े बड़े शायर ने भारत के जो है मैं FIR करेंगे, ये करेंगे, वॉटेवर ये सब चलता रहा। तो वो मतलब उसको लेके मैंने एक शेर कहा था, तो आपने कहा तो वो याद आ गया मुझे। शायरी सुनना चाहेंगे? अच्छा, वो शेर सुनना है, बेशक सुने आप। शेर ये था कि आज कुरान बेच दें क्या हम, चाहिए है किताब बच्चे। तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इस शेर पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही बहुत लोगों ने इस शेर के फेवर में मुझे 60 70 पेज लिख के पहुंचाए कि भाई उसको प्रोटेक्ट किया, ऑन किया उस शेर को। तो आज एक्सेप्ट करने वाले भी हैं। अपनी बात हो रही थी अश्लीलता जी, तो यही मैंने कहा कि अश्लीलता जो है चीज़ों में नहीं होती है, हमारी विचारधारा में होती है। इन सबको पढ़ के मेरे को यही चीज़ समझ आई। आप देखेंगे कि किसी शायर का एक शेर है कि दुख्तरे दर्जन के सीने को देखकर, दुख्तरे दर्जन का सीना देखकर जी में आता है कि उसे मलमल दूं। अब कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि सीना मलने से बात कही। भैया सीना मलने से बात नहीं कही है, आपका जो इल्म है इतना होना चाहिए, उसके बाद आप किसी पे फूहड़ होने का इल्जाम लगा सकते हैं। मैं यहाँ फहश कलामी की मतलब जो अश्लील शायरी होती है या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मुसब्बरी का हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आप कुछ ज़्यादा सोचकर किसी ऐसी चीज़ को भी अश्लील कह देते हैं, जैसे दारू लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, धंधा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो दैट इज़ नॉट अश्लील, ठीक है। आपकी सोचने की थिंकिंग वहाँ डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने कहा कि लोगों में ये सलाहियत तो हो। क्या होता है कि मानवियत, अदबियत और उरयानियत, इनमें एक झीना सा पर्दा होता है। इन तीनों का पहले तो मीनिंग बताइए। मानवियत मीन्स मानवता से है, अदबियत मीन्स साहित्यकार से है, और उरयानियत मीन्स नग्नता से है हमारा मतलब। तो इनमें एक झीना पर्दा होता है, उसको बरकरार रहने देना चाहिए। एक्स्ट्रा थिंकिंग करके इसको थोड़ा सा वो नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि आज आप रील स्क्रॉल करते हैं नहीं करते? आज जैसे हर युवा वर्ग कहीं ना कहीं अपनी फ्री टाइम में रील स्क्रॉल करता है, तो आप करते हैं नहीं करते? बेशक कभी रात में समय मिल गया, वैसे तो अधिकतर अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो रील में देखते कोई पसंद ऐसे कलाकार जो बुंदेलखंड का हो या बुंदेलखंड में जो अच्छा काम कर रहा हो? बेशक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जरूरत भी। हाँ। अभी जो रील के माध्यम से मैंने देखा, देखो मेरा फोकस रहता है एकेडमिक वर्क पे, तो अभी हमारे बंडा से एक नाम ले लें आप, अश्विन दादा, ठीक है। तो वो रील बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बना नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटिव काम करके रील बना रहे हैं। आप बाकी को देखें तो वो बना रहे हैं रील, उनकी में गाली गलौज भी आती है और जमाने की चीजें आती हैं, लेकिन चीजों को किस तरीके से पेश करना है जी, हमें ये तो पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या नहीं कहना। तो अश्विन दादा को ये पता है कि क्या नहीं कहना है, समझ रहे आप। तो अश्विन दादा जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उनका नाम मेरे मतलब जहन में आया तो मैंने आपसे शेयर किया। और भी बहुत से नाम हैं, जैसे अभी बहुत लोग
बुंदेली समागम, बुंदेली ए, बुंदेली बो, ये सब करा रहे हैं बेशक, लेकिन उनने फील्ड पे काम नहीं किया है। मैं ये चीज यहाँ बोल रहा हूँ और हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, फील्ड पे काम कैसा नहीं किया कि आज आप देखेंगे कि बुंदेली कवि के नाम पे किस किस को बुला रहे हैं, तुकबंदी वालों को। तुकबंदी कविता नहीं है, कविता का एक ग्रामर है, एक तरीका है, एक मयार है। तो आप महेश कटारे सुगम के पास नहीं गए, आप मायूस सागरी के पास नहीं गए, जिसने जीवन निकाल दिया बुंदेली साहित्य में, बुंदेली के लिए काम किया, ठीक है ना। मैं तो सबसे छोटा छात्र हूँ, अपना नाम इसलिए नहीं लूंगा। तो आप इन तक पहुंचे ही नहीं जी। तो आपने फील्ड पे कैसा काम किया, ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आपने जैसे बात की, कई लोग क्या करते हैं कि उर्दू बोलने के चक्कर में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं कर, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, कई बार ज्यादा नुक्ता लगाने लगते हैं, छा शा ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी। तो ऐसी सही उच्चारण सीखने के लिए क्या करना चाहिए कि प्रॉपर वो प्रोनाउंस कर सकें उर्दू को, या प्रॉपर, आज तो हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं लोग, हम और आप भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बोलने के लिए या सही उच्चारण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो जब इस शायरी की फील्ड में आया तो मैं भी कोई वो नहीं था कि मेरा स्टडी इतना होगी मैं परफेक्ट हो जाऊं, लेकिन हाँ धीरे धीरे पढ़ पढ़ के वो ही हुआ। तो आपने कहा नुक्ते वाला और ये जो सब चीज़ें हैं, बेशक आपको इसके लिए किसी सीनियर के पास बैठना होगा जो इसका जानकार हो, और आप अगर उसके पास नहीं जाना चाहते तो आज इंटरनेट अवेलेबल है और किताबें हैं, रिसाले हैं, आप पढ़ने की आदत डालें, पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर होगी। आज हम पढ़ना स्किप कर रहे हैं लोग, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, और बगैर पढ़े आप ये सब चीज़ें जो है सही नहीं कर सकते। मुताला बहुत जरूरी। तो जैसे आज के समय में आपने बताया किताबें नहीं पढ़ रहे हैं और आप शायरी लिख रहे हैं, तो ऐसे दौर में आप शायरी लिख रहे हैं जब किताबें पढ़ने से कहीं ना कहीं आज का युवा वर्ग दूर हो रहा है। स्टूडेंट आज ना तो खेल खेलता है, आज पहले हम देखते थे कि खेलते थे बच्चे, पढ़ते थे बच्चे, किताबें भी पढ़ते थे, तो कॉमिक्सें भी काफ़ी आती थी उस समय भी, तो चाहे वो चाचा चौधरी की किताबें हों, चाहे सुपर कमांडो ध्रुव की किताबें हों, वो सब पढ़ते थे बच्चे। लेकिन आजकल किताबों से कहीं ना कहीं बच्चों की दूरी बढ़ी है, युवा वर्ग की दूरी बढ़ी है। तो ऐसे दौर में लिखना, ऐसे दौर में लिखकर उसको लोगों तक पहुंचाना कितना कठिन हुआ है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, इसका मैं थोड़ा सा वक्त लेके आंसर दूंगा और इसमें 2-4 चीज़ें ऐड भी करूंगा। जैसा कि आपने कहा कि दूर हो रहे हैं, एक्चुअल में क्या है कि आज 2 लॉबी क्रिएट हो गई। एक हमारे सीनियर्स की है, एक जो नए कहने वाले आए हैं उनकी है। सीनियर्स क्लासिकी पे काम कर रहे हैं, रवायती अंदाज में काम कर रहे हैं, वही एक नियम को फॉलो करें। और जो नए कहने वाले हैं वो चाहते हैं जल्दी वायरल होना, कि हमारा नाम हो जाए, फेम हो जाए। तो नए कहने वालों को लगता है कि वो क्लास की वो रिवायत उनकी जो है उनके लिए एक बाउंडेशन है, वो उनको थॉट जो आ रहा है उसको कहने से रोक रही है। लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको अगर अच्छा सिंगर बनना है राजा जी, तो आपको सुर ताल का, लय का नॉलेज होना चाहिए। और फिर अगर आपको अच्छा शायर कवि बनना है तो उसके भी जो नियम हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। बेशक सपोज दैट आप एक वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए स्टेडियम में उतरी जी, है कि नहीं, वह आप जूते ना पहने तो आपके वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इस कारण ये है कि किताबें छपवाने से भी लोग जो है आज ऐसी छप रही है कि पैसा दिया, पब्लिकेशन से छपवा लिया, और जो पुराना रवायती काम था वो एक पैटर्न से काम होता था, लेकिन आज वो काम नहीं हो रहा है। आप मुझे ले लें, मेरी अभी तक कोई किताब मंजर-ए-आम पे नहीं आई है, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये स्टेटमेंट दे के जा रहा हूँ आपके कैमरा पे, अगर मैं किताबें छपवाने आऊँ तो 1000 किताबें छपी नहीं गजल संग्रह, इतना काम किया, 1000 किताबों से कम नहीं छपी। लेकिन मुझे पता है कि इस दौर में चल क्या रहा है। यहाँ कवर बिकते हैं किताबों, लोग कवर देख के किताबें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन अपन आशा कर सकते हैं कि चीजें जल्द बदलेंगी, यही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किताबें खरीदना ही कम हो गया है। बेशक किताबों की जो गुणवत्ता कितनी भी हो, अंदर कितना भी अच्छा कंटेंट हो, वो उससे ज्यादा मनोहर कहानियां बिकती हैं। समझ रहे आप बातें? अश्लीलता आज बहुत ज्यादा बिकता है। प्ले बॉय किताब की ग्राहकी ज्यादा है मेरे हिसाब से, उनको पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। मैं उन
साहित्य की किताबों से। भगवत गीता आज पढ़ने वालों की संख्या कहीं ना कहीं कमी हुई है, उपनिषद पढ़ने वालों की, पुराण पढ़ने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन मनोहर कहानियां पढ़ने वालों की संख्या में इजाफा ही हुआ है, या फिर अंग्रेजी किताब प्ले बॉय पढ़ने वालों की इजाफा हुआ है। हाँ, इसको कैसे ये देखें? वाजिब प्रश्न है आपका। और इसको ऐसे देखते हैं अपन कि जब तक लोगों के कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी। आपने कहा कि प्ले बॉय की बिक रही हैं, लेकिन अभी हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल जी भी हैं जिनकी बहुत प्रतियां बिकी, है कि नहीं जी। तो आज भी अच्छी लॉबी है, और अच्छी लॉबी जो है वो काम कर रही है और चीज़ें चेंज होंगी। बेशक ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ें चेंज नहीं होंगी, चीज़ें चेंज होंगी। आज अच्छा काम हो रहा है। आज आप देखें, अपन बंडा में ही बात करें तो अभी कुछ समय पहले बंडा का माहौल ऐसा था कि यहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ लगभग ना के बराबर थी। अभी आप देखें, दादा की किताब आई एसपीएन दादा की, तो कितने बंडा के लोगों ने खरीदी। आप इस टिकट डे से चालू होंगे, उस टिकट डे पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे 10 लोगों ने खरीदी। लेकिन जो उसकी क्वालिटी है, जो उनको मिलना चाहिए था, वो 10 तक सीमित नहीं होना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं हमारे ख्याल से उनको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी जो जरूरत पड़ रही है। मेरे ख्याल से जो उसमें कलेक्शन हुआ है, जो डेप्थ में उन्होंने लिखा है, उसको वो पोटेंशियल होने के बाद भी वो फेमस नहीं हो पाए, वो फेम नहीं मिला। अगर वो रील पे ना आते या वो सोशल मीडिया पे उस चीज को ना लाते तो मेरे ख्याल से और भी कम किताब बिकती, जबकि उसमें कलेक्शन जो है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्वालिटी होने के बाद भी उसका एडवर्टाइजमेंट करना कहीं ना कहीं जरूरी हो रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं, जबकि क्वालिटी कंटेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट तो हर दौर में जरूरी रहा है, पब्लिकेशन करते ही रहे, लेकिन एक जो पाठक वर्ग है वो आज भी मतलब जो है पाठक वर्ग है मौजूद। लेकिन दादा जो है बुंदेलखंड के लिए मतलब काम कर रहे हैं, तो बुंदेलखंडी उतनी अभी जो है कमर्शलाइज नहीं हुई है कि पहुंच से आप दिल्ली में बुंदेलखंडी नहीं पाइएगा, लखनऊ में नहीं पाइएगा। तो बुंदेलखंडी थोड़ा सा सीमित हो गई है। तो अभी लोग काम कर रहे हैं तो अपने खुशी ये होती है कि ये लोग जो है अब इनकी किताब के थ्रू, या बहुत से ऐसे बुंदेली कलाकार हैं जैसे महेश कटारे सुगम का मैंने नाम लिया, तो अब ये लोग निकल के आ रहे हैं, बुंदेली को इनने उस एक मकाम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भी बुंदेली से इंटरेक्ट हो सकें। तो जल्द से जल्द टाइम बदलेगा और फिर जो है बुंदेली की किताब भी आप देखेंगे कि बेस्ट सेलर होगी, लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और दिक्कत ये है कि बुंदेली में आज लोग काम करना चाह नहीं रहे हैं। नहीं, तो जैसे बुंदेली में दो प्रकार का बुंदेली है। एक बुंदेली अश्विन जी हैं, या फिर बुंदेली को सहेज के रखने के लिए और भी प्रयासरत करने वाले जैसे कि देशराज पटेल जी थे, और अभी नए में जैसे कि विश्वनाथ पटेल हैं, और भी लोग जो नाम आए जैसे कि राघवेंद्र हैं, या ऐसे कई कलाकार हैं जो काम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के उलट बुंदेली में ऐसे भी आ रहे हैं कि भौजी की बहन जैसी बातें भी करते हैं, ऐसी रीलें भी आती हैं। जब कई बुंदेली राइयां ऐसी अश्लील आती हैं जिन्हें देख हम परिवार के साथ सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो ऐसे के बीच में आप कैसे सोचते हैं कि लखनऊ में या फिर कानपुर में बुंदेली का नाम होगा? क्योंकि जितना नाम जा रहा है उतना ही बदनाम भी तो हो रहा है बुंदेलखंड। बेशक द्वैत है हर चीजें, जहाँ अच्छा है तो बुरा है, नाम है तो बदनाम है, ये चलती रहती हैं चीजें। आपने जिन लोगों का हवाला दिया उनमें से बमुश्किल मैंने किसी को 2-4 मिनट सुना हो जिनका भी आपने नाम लिया, हल्ले जी या जो व्हाटएवर, तो मेरा उनको ज़्यादा सुनना होता नहीं है, क्योंकि मैं एकेडमिक वर्क में ज़्यादा बिलीव करता हूँ रादर देन वो। आपकी रील 10 मिलियन जा रही है, ठीक है, ओके, दैट इज ओके, और किसी की 50-60 लोग देख रहे हैं लेकिन उसका काम अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा एस्टेब्लिश हैं या वो ज़्यादा स्थापित होंगे। वो 60 लोग ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते हैं रादर देन 10 मिलियन, है कि नहीं। तो आज प्रॉब्लम यही हो गई है कि लोगों का देखने का नजरिया जो है ऐसा हो गया कि अगर इसके पे मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, इसके पे कम आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा वो पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा इसका अच्छा काम है। लेकिन दैट इज नॉट, ऐसा नहीं है कि मतलब ये होगा। आपने जिन लोगों का नाम लिया उनको तो मैंने सुना नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो मेरी मतलब फीड पे नहीं आया, व्हाटएवर जो भी हो। मैं एकेडमिक वर्क में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, कागज़ पे जो काम होता है मुझे वो पसंद है,
रील से मेरा कोई ज्यादा वो लेना देना नहीं रहता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि छंद शास्त्र के बारे में जानकारी, क्योंकि आजकल जानकारी और जानकारी में फर्क नहीं समझते लोग, तो कैसे इसका उपयोग करते हैं, तो उसको थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये जो चीजें हैं, जानकारी ये तलफ़ुज़ का मसला है जी। और तलफ़ुज़ का मसला आपका मुताले से ही ठीक हो सकता है, जिसको अपन मुताला बोलते हैं। आप किताबें मंगाएं, पढ़ें और से मसला ठीक होगा। लेकिन अरूज का जो है वो स्वागत होना चाहिए, अरूज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अरूज कोई बाउंडेशन नहीं है, बशर्ते उसमें ये हो कि आप चर्च में जो है पादरी या मंदिरों में जो पुजारी और जो मौलवी हैं उनकी जो मान्यताएं हैं, वैसी बाउंडेशन जो है अरूज में नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि गाने से आप गाना सीख लें तो आप कविता और जो शायरी वो है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गाने का जो है पूरा रूल्स अलग हैं और जो है शायरी के और कविता के जो रूल्स अलग हैं। आप दोनों को मिक्सअप करेंगे तो ना वो गाना रहेगा ना वो शायरी रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी वाक्य को कंपोजर कंपोज कर सकता है, दैट इज ओके, वो आ को आ बोल के। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आ के चक्कर में आपका हा हो जाएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो अरूज सीखना बहुत जरूरी है। आपने अभी रील के उससे थ्रू वो पूछा था क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि 4 लाइन पे कल नहीं खड़े हो गए, तो यार कम से कम मिसरा जो है वो वजन में तो हो, है कि नहीं। मिसरा क्या कहलाता है, पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बता दें। पहले जो गजल में या सॉरी शेर में जो 2 पंक्तियां होती हैं, उसके मुख्तलिफ लाइन को अपन क्या कहते हैं, मिसरा कहते हैं। ऊपर वाला मिसरा उला होता है, नीचे वाला मिसरा सानी होता है। तो इन बेसिक चीज़ों का आपको नॉलेज हो तो आप शायरी में करें, अदरवाइज तो आपका तुकबंदी है। तो जैसे कि कोई भी आप जैसे लोग लिखते हैं आजकल हर बात में नुक्ता लगाने लगे हैं, हमने इससे पहले भी जिक्र किया इसका, तो जिक्र जो होता है तो वो सही उच्चारण जो कहाँ पे लगाया जाता है और कहाँ नहीं लगाया जाता है। हाँ, ये वाजिब क्वेश्चन है। देखिए, कुछ शब्द हैं जहाँ नुक्ता लगता है, आप इतना जान लें कि कुछ शब्द हैं जहाँ आप नुक्ता लगाएं और कुछ शब्द हैं आप वहाँ नुक्ता नहीं लगा सकते। जैसे खुदा है तो खुदा में नुक्ता लगेगा, हाँ। और जाविया, तो जा में यहाँ नुक्ता लगेगा, जाविया में क्योंकि आगे वाह है, ठीक है, तो वहाँ आपको नुक्ता पुट करना ही पड़ेगा, दैट इज ओके। तो ये रूल्स हैं, कुछ मुख्तलिफ लफ्ज होते हैं जिनको आपको नुक्ता लगाना ही पड़ेगा, और कुछ जो लफ्ज हैं वो ऐसे होते हैं कि जहाँ आप नुक्ता पुट नहीं कर सकते। जैसा आपने कहा जानकारी, क्योंकि जा के बाद ना है, तो वहाँ नुक्ता नहीं लगा सकते। ऐसे कुछ लफ्ज हैं और इसको आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। कोई भी मार्केट में ग्रामर की बुक मिल जाएगी, आप परचेज कर सकते हैं, कैन परचेज। और यहाँ बताने बैठेंगे तो जैसे कि एक छोटा बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी का होता है जो मदरसे में जाके पढ़ता है, तो क्या उसको ये सब सिखाया जाता है? बेशक मदरसे में इसकी जो है जानकारी दी जाती है। बहुत से हमारे भंडा में मदरसे में बच्चे जाते हैं उर्दू पढ़ने, आप देखेंगे तो वो उर्दू लिखना भी सीख रहे हैं, पढ़ना भी सीख रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है, जो हम जिस कौम से हैं हम, वहाँ ऐसी मान्यता है कि अगर आप उर्दू में शायरी कर रहे हैं तो आपको लिखना भी आनी चाहिए, उर्दू स्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो आप जानते? बेशक सीख रहा हूँ, और अब पूर्ण तो कोई होता नहीं है, काम जारी है। और अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं आ रही है तो लोग आपको शायर नहीं मतलब मानेंगे। तो क्या आपको संस्कृत भी आती? संस्कृत ठीक है, उतना आती है, पढ़ लेता हूँ। लेकिन अब कोई कहे संस्कृत में आप लिटरेचर शायद कविता करने लगे, तो अभी इतना उसमें पारंगत नहीं हूँ। उसको सीखने की भी कोशिश हमारी जारी है। हाँ, पंजाबी में थोड़ी सी शायरी करता हूँ, एक आध पंजाबी में। अच्छा, चलिए आपको पंजाबी में कुछ असार सुनाते हैं गजल से कि तैनू दिल च रखना हैगा, तेरे दिल च बसना हैगा, पढ़िया बहुत कतावा यारा, हुण तो तैनू पढ़ना हैगा। एक शेर देखे, डीपी रोज बदल ले आकर, डीपी रोज बदल ले आकर, अभी तैनू दसना हैगा, काला टीका क्यों नहीं लांदे, काला टीका क्यों नहीं लांदे, नजरा तो नहीं बचना है। बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने पंजाबी में, तो क्या भविष्य में कभी बुंदेली में भी शायरी मिलेगी सुनने? बेशक मिलेगी, जब मुझे लगेगा कि बुंदेली मैंने सीख ली है और मुझे ऐसा लगेगा कि अब मुझे बुंदेली में काम करना चाहिए, तो बुंदेली में भी काम होगा और आप जरूर बुंदेली में भी शायरी सुनेंगे। क्योंकि देखिए, लिटरेचर में आप नज़्म कह लें, गीत कह लें, गज़ल कह लें, दोहा कह लें और नसरी नज़्म कह लें और जो है किताब कह लें, आप कह लें, मैंने सारे पे काम किया हुआ है। जैसे मैं आपको एक अपना दोहा सुना देता हूँ जी। बिना भाव के म्यान में अब रख लें तलवार,
जो भी आए द्वार पर हृदय रखना उदार, दैट इज दोहा। तो मेरा काम जो है जारी है। मैं अपने मतलब तन्हाई में रह के लेमलाइट में ना आके अपना काम कर रहा हूँ, और मैंने स्टेटमेंट दिया है, आपकी ऑन रिकॉर्ड है कि किताबें छपवाने पे आऊँ तो 1000 छपेंगे। तो जैसे हर बार तन्हाई का जिक्र करते हैं, जी। क्यों है तन्हा आप? इसका भी एक सवाल ये बनता है, क्योंकि हर बार कहानी आपकी जो निकल के आ रही है सामने, बेशक। उसमें कहीं ना कहीं दुख सामने आ रहा है। हाँ, तो वो दुख क्या है? ऐसा दुख, ये दुख खत्म क्यों नहीं हो रहा? देखिए ये आपने जो कहा कि दुख क्या है, कौन है इस दुख के पीछे, ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, ओके। देखिए, दुख के पीछे कोई नहीं होता है ना, सुख के पीछे कोई होता है। और आपने कहा कि तन्हाई, तो जो क्रिएटिव होगा वो तन्हा होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसा काम है, शायरी कह लें आप या कोई भी आर्टिस्ट हो, वो ज़्यादा तन्हा रहना पसंद करता है, कि क्योंकि ये काम आप तन्हाई में ही कर सकते हैं अच्छे से। एक काम कोई मतलब वो नाचना तो है नहीं कि आपने डीजे बजाया और शुरू हो गए, इसके लिए आपको चाहिए तन्हाई। तन्हाई में चीज़ें जनरेट होती हैं। और एक चीज़ और है कि जो अपनी लैंग्वेज है, मैं ये चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि लोगों को लगता है कि भाषा से जो है व्याकरण या कविता ये सब जनरेट होती है, लेकिन एक मिथ से आप जो है कविता पोएट्री करेंगे तो पोएट्री से भाषा जनरेट हुई है, पोएट्री से अरूज जनरेट होता है, पोएट्री से छंद शास्त्र जन्म होता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये चीजें तो आपने बताई कि कैसे जनरेट होती है, अर्थ कैसे जनरेट होता है एक शायर को, ये बताइए कि शायर को पैसा कैसे मिलता है? क्योंकि कई बड़े बड़े शायर रहे जो मुफलिसी में जिए और मुफलिसी में ही खत्म हो गए। अच्छा, लेकिन एक शायर को पैसा कैसे मिलता है, कैसे कमाई करता है? हर व्यक्ति गुलजार साहब नहीं बन पाता कि वो कमाई भी करे, नाम भी कमाए और पैसा भी कमाए और बहुत अच्छी रचनाएं भी कर जाए। बेशक। देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको वक्त लूंगा जी। कि शायर होने की पहली शर्त है हसास होने की, और मतलब ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए शायर को। तफसील से आपका जवाब दे रहा हूँ, 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उसको ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए। जैसे अब आपको जो है किसी ऐसे टॉपिक पे शेर कहना है कि आप उसको खुद प्रैक्टिकल करके नहीं देख सकते, तो शायर का ऑब्जर्वेशन इतना होना चाहिए कि वो ऑब्जर्वेशन कर सके और शेर कह सके। अब आपने कहा पैसा और ये, तो देखिए क्या कहते हैं, पैसा का ऐसा है सर कि पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि शायरों को कुछ देना होता है। शायर आए, उनने शायरी सुनाई, उनने साल शरीफल दिया, रवाना कर दिया साल शरीफल में। लेकिन अब आप देखें चीज़ें कमर्शलाइज हो गई हैं, नए शायर आ रहे हैं, वो बहुत चार्ज कर रहे हैं पैसा, 5-5 लाख तक ले जाते हैं शायर। और अब मेरी आप अपनी खुद की बात कर लें तो हाँ, स्टार्टिंग में मैंने जरूर साल शरीफल में 1500 में मुशायरे कवि सम्मेलन पढ़े हैं, लेकिन अब जो है अच्छा खासा पैसा मिलता है और मैं चार्ज करता हूँ। जैसे अगर मैंने मध्य प्रदेश से बाहर जाना है तो आप 25 से 30 हज़ार देंगे तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज आप 5 या ऐसा कुछ देंगे तो मैं नहीं जाता भाई, क्योंकि आप उतने पैसे में और मैनेज कर लें और कहने वाले को चांस भी मिल जाएगा। और आपने कहा कि पैसा का, तो शायर को इतना इल्म होना चाहिए कि शायर अगर स्टूडेंट है या नौकरी कर रहा है या कुछ और पैसे से जुड़ा है, तो शायर को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उससे के बाद जो वक्त निकल के आता है उसमें उसे शायरी करनी चाहिए या कुछ और काम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लोगों को ये भ्रम है कि 24 घंटे आप एक कमरे में बंद हो जाएं, लाइट बंद कर लें अंधेरे में तो शायरी होगी। नहीं, मैंने कहा शायरी ऑब्जर्वेशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक दिन बैठा था, एक प्रेस पे बैठा था मैं एक दिन, तो एक हवा टाइप की आई और एक शख्स की आंख में गई तो उसने ऐसा कर लिया। तो वहां से ऑब्जर्वेशन से मैंने एक शेर कहा, सुनिए, आंख के आंसू छुपाने थे मुझे, आंख के आंसू छुपाने थे मुझे, धूल पड़ने का बहाना कर लिया। शायरी चारों तरफ है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। आप जॉब करते हुए भी शायरी कर सकते हैं, आप धंधा करते हुए भी शायरी कर सकते हैं, कोई जो आपका है बिजनेस आप उसको इन सब के थ्रू आप शायरी कर सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि मतलब शायरी करने के लिए आपको बिल्कुल निकम्मा होना चाहिए जो कुछ करे ना आप,
तो एक थोड़े से मिथ्स हैं जो हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन जैसे आपने एक अच्छी बात कही कि शायर को भी अपना एक अमाउंट क्लियर रखना चाहिए कि बेशक। हमें मंच अगर मिल रहा है, बेशक। लेकिन हमने उसको, मंच की गरिमा हमारे से बढ़ रही है हाँ, और हमारी शायरी से बढ़ रही है, हमारे लेखन से बढ़ रही है। लेकिन आजकल देखा गया है कि हर व्यक्ति मंच के लिए, मूवमेंटो के लिए दौड़ा जाता है कि हमें मूवमेंटो मिल जाए तो हम चले जाएंगे, हम बेशक, उपलब्ध बेशक, हो जाएंगे। बेशक। तो ऐसी दौर में आप अपना बता रहे हैं कि हम बिना उसके नहीं जाते। ठीक ऐसे है। दो प्रकार के लोग मिल रहे हैं इस तरीके के। एक लोग जो है कि सिर्फ मोमेंटो या फोटो खिंचवाने के चक्कर में चले जाते हैं, ठीक। भले जेब से पैसा खर्च हो जाए, खुद का किराया लग जाए। ओके। और दूसरी ओर एक गुणवत्ता वाला व्यक्ति है जो रेट अपना फिक्स रख रहा है कि हम अगर अपना काम दे रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी परोस रहे हैं, तो उसका हम फिक्स रेट लेंगे। जैसे कि परेश रावल साहब ने भी एक कुछ मूवी के लिए ऐसा कहा था, मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए, कि अगर तुम हमें मूवी दे रहे हो और तुम प्रॉपर हमें इज्जत नहीं दे रहे हो तो हमें मूवी नहीं करनी, हम इतना ही प्राइस लेंगे। अब तो ये दो में डिफरेंस कितना देखते हैं आप, कि एक क्वालिटी और दूसरा सिर्फ मोमेंटो? आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चीजें क्लियर होगी लोगों को भी। मोमेंटो और ये व्हाटएवर आपने कहा सर, ऐसा है कि एक शायर को, एक आर्टिस्ट को ये इल्म होना चाहिए कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। मोमेंटो में हम भी जाते हैं, लेकिन वहां वैसे लोग, आप देखें, आपने एक जो है 20 से 30 लाख का एक इवेंट आप करा रहे हैं, आप सबको पैसा दे रहे हैं, शायरों को आप सिर्फ 2000 देंगे। वाई? शायर काम कर रहा है, उस आप देखें, आज आप एक सिंगर 12-12 लाख चार्ज करता है, गाना कौन लिखता है? शायर लिखता है, उसको आप पैसा क्यों नहीं देंगे? वाई? तो ये चीजें जो है, मैं हुकूमत से भी कहूँगा कि उसको भी इस पे काम करना चाहिए। और शायर भी आज जो है, आज लोगों को पता लग रहा है कि शायर को कुछ देना होता है, तब शायर पढ़ने आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने बुलाया और 200-500 दे के रवाना कर दिया। नो, ये चीज अब नहीं चलेगी। यू विल हैव टू पे। नो पे नो वर्क। तो जैसे आपने हुकूमत का जिक्र किया, यानी कि सरकार का, जी। तो शायरों के लिए या साहित्यकारों के लिए सरकार कितना काम कर रही है? उनको कुछ पैसा मिलता है? क्योंकि हर वर्ग के लिए सरकार कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, तो क्या उस सबका साथ सबका विकास में शायर भी शामिल है? शायरों के लिए क्या कर रही है सर? हाँ, कर रही है, लेकिन उतना नहीं कर रही है अभी जितना उसको करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं बहुत बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, उनको हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं। ठीक है, किसी शहर में कोई अदीब है, कोई शायर है, तो वहां के जो नुमाइंदे को चाहिए, जो सियासत की नुमाइंदगी कर रहा है उस शहर से, कि वो उससे जाके साहित्यकारों से डिस्कस करें, या जो आर्टिस्ट हैं उनसे डिस्कस करें। अब साहित्यकार तो वहां जाके कहेगा नहीं, कम से कम मेरी अना तो ये गवाही नहीं देती कि मैं किसी विधायक या व्हाटएवर किसी के यहाँ जाके कहूँ कि भाई आप मुझे इस मामले में मुशायरा कराना है या ये कराना है, इसमें हेल्प कर दें। वाई शुड आई आस्क? कहीं ना कहीं चाणक्य की वंशज वाली बात सामने आ रही कि राजा ना साहित्यकार के पास आए या लेखक के पास आया, गुणवत्ता वाले के पास आए, ना कि गुणवत्ता वाला राजा के पास आए। क्योंकि कलम में वो ताकत होती है जो राज सिंहासन में बैठने वाले व्यक्ति को भी पलट सकता है, जो कि हुआ भी था। मैंने एक शेर कहा था सर, कि फकीर होकर जाना हमने, फकीर होकर जाना हमने, सारी दुनिया अपना घर है कि नहीं? तो सियासत को चाहिए कि वो काम करे, शायरों के लिए करे, आर्टिस्टों के लिए करे, और मैं तो कहता हूँ हर क्षेत्र के लिए करे। लेकिन आज क्या होता है, शायर भी नहीं समझते ना, या साहित्यकार भी नहीं समझ रहे ना। आज जो होता है, आपने बात की थी अभी, आलोचना से अपनी बात हो रही थी, आलोचना को लेके, तो पता चला कि कोई नेता हारा या उसका कुछ हुआ कंट्रोवर्सी वगैरह, तो नेता हारा तो उसने फेसबुक पे एक राइटर को टैग किया, आप दिल्ली में हारे, आपने राइटर को टैग मारा। ठीक है, क्योंकि राइटर भी तो आजकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं उदाहरण के लिए कुमार विश्वास जी, बेशक मेरी शिकायतें भी उस कौम से ज्यादा हुई जिस कौम से मैं आता हूँ। ठीक है, तो आप दिल्ली में हारे, आपने राइटर को टैग किया, आप लखनऊ में हारे, आपने किया, आप गोरखपुर में हारे, आपने किया, आप मध्य प्रदेश में हारे, आपने राइटर को टैग किया, राइटर ने आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया और आलोचना भी की आपकी। लेकिन मैं आज के साहित्यकारों से भी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आलोचना की भी एक भाषा होती है, एक मयार होता है। आपका स्तर इतना गिर गया कि आप
मतलब किसी नेता से डिबेट कर रहे हैं तो आप भी, वो गाली दे रहा है तो आप भी देने लगे, ऐसा तो नहीं है जी। तो इनका भी मतलब जो स्तर गिरा है, ये लोग भी मतलब शायरी के लिबास में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ, कि अगर राइटर पॉलिटिक्स भी कर रहा है तो उसका मनुष्यत्व तो नहीं करता, वो अधिक खुशी में उन्मादी नहीं हो सकता। जो राइटर है रैशनल होकर सोचता है, समझ रहे हैं आप जी। तो ये चीज रहनी चाहिए। जैसे आप मैंने जिक्र किया कि आप पाएंगे कि जो है आलोचना और लायना में फर्क होता है। बिल्कुल। आप देखें तो गांधी जी की जो आलोचना हुई वो वामपंथियों ने अच्छी की, रादर देन संघ के साहित्य से आप उसको कंपेयर करें। संघ के साहित्य में मतलब उलायना है, वो ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने एक क्यों नहीं कहा, उनने एक क्यों नहीं कहा, उनको ये कहना चाहिए था, वो यहाँ गए वहां गए। दैट इज नॉट आलोचना, दैट इज उलाहना। उलाहना आलोचना नहीं है। जब आप समा आलोचना के पक्ष को पकड़ते हैं, वहां से जो है प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, क्रिएट होती हैं। अगर आपने आलोचना के पक्ष को पकड़ा है तो आलोचना उलाहना की एक फील्ड है, वहां से प्रॉब्लम होनी है और कुछ नहीं। तब आपसे एक अंतिम प्रश्न कि जो हमारे दर्शक हैं या ये आज हमारा यूथ है, क्योंकि यूथ ही सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर है, तो अगर वो शायरी लिखना चाहता है तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, वो शुरुआत कहाँ से करें? अगर वो शायरी कहना चाहता है, शायरी लिखना चाहता है, तो उसको शुरुआत के लिए सबसे जो अच्छा माध्यम है, मैंने पहले भी कहा है कि उसको अपने सीनियर्स की सोहबत जो है हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए और अच्छा सुनना चाहिए, तब आप अच्छा कह पाएंगे। क्योंकि जब आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, तो वहां से आपका कैनवास बड़ा होता है कि नहीं। देखिए एक पेंटर है, ठीक है, तो एक पेंटर को आपने कोई तस्वीर बनाने के लिए कोई मंजर दे दिया जी। अब उस तस्वीर को अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 100 पेंटर उस तस्वीर को बना रहे हैं जी, लेकिन एक पेंटिंग ऐसी होगी कि वो करोड़ों में बिक जाएगी। बिल्कुल। और कुछ जो है सतही रह जाएंगी। तो चीज ये है कि आप उसमें क्राफ्ट कितने लगा सकते हैं, आप उसमें क्राफ्ट कैसे लगाएंगे। तो क्राफ्ट लगाने के लिए जो है आपका मुताला अच्छा होना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए अच्छे लोगों को, और जो है ज्यादा जिद्दत वाले शेर कहने की चेष्टा में या ज्यादा जदीद कहने की चेष्टा में आप ये ध्यान रखें कि लिटरेचर का मेयार ना गिरे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप जो है ज्यादा जदीद होने की कोशिश में होश कलामी करने लगते हैं, मतलब अश्लीलता की तरफ आप आ जाते हैं। जैसे एक कोई शायर हैं, अपने आप को शायर कह रहे हैं, वो आजकल इंस्टाग्राम पे हैं, उनकी कुछ लाइन है कि 2-2 घंटे तक नुसरत और जगजीत को सुनने वाली लड़की थक जाती है 2 राउंड में, ऐसा कुछ कर। दैट इज शायरी है। मतलब आप फेमस होने के लिए कुछ भी आपने मतलब कैमरा चालू किया, माइक लगाया, रोताड़ा सा मुंह बनाया और मतलब रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दे, तो ये कोई शायरी थोड़ी। ये ना करें, फेमस होने के लिए इंतजार करें, सब्र करें। शायर के पास जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होता है पेशेंस। जैसा अभी आपने कहा था कि 10 किताबें बिकना सफलता नहीं है, सही बात है, लेकिन अगर वो शायर हैं, अगर वो अदीब हैं, तो उनमें इतना पेशेंस हुआ कि वो 100 साल तक वेट करेंगे। 100 साल बाद अगर उनको कुछ लोग पढ़ रहे होंगे तो वो उनकी सफलता है। शायर के पास पेशेंस होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है, शायर के पास पेशेंस होता है। तो जैसे कि अब आपका, जैसे आपने कई बातें रखी, और इसमें हम जानना चाहेंगे कि भविष्य में और क्या देखने को मिलेगा हटके, जो कि अभी तक शायरियां देखी, गजलें देखी, अब आपने दोहे भी सुना दिए, आपने पंजाबी में भी शायरी सुना दी, तो अब हटके और क्या देखने मिलेगा हमारे दर्शकों को भविष्य में? देखिए हर दौर में, मैं इस दौर की बात नहीं कर रहा केवल, हर दौर में एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। कुछ लोगों को मैंने अभी जिक्र किया कि उनको बहरें, जो गज़ल की बहरें 32 बहरें हैं, मेरा 32 ही भी काम है मतलब, तो उनको ये बहरें बाउंडेशन लग रही हैं। जैसे आप जो है अब थोड़ा अपन अरूज पे फिर से आते हैं कि आपने कहा क्या देखने को मिलेगा। जैसे बहरे मीर है तो उसका जो मीटर चलता है 2-1-2-2 1-2-1-2 2-2, ये 4 तरीके से खुलता है। तो शायर का एक काम है कि कोई वो मिसरा जने गढ़े तो उस मीटर में पिरोए, जिस मीटर में उसने वो कहा है जी। पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बात कही और धन्य से आज जो चल रहा है कि कहीं पोस्ट कर दी, तो आप और अपने आप को साहित्यकार कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं,
तो भाई एक पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो। आप छंद ले लें, आप अरूज ले लें, आप बहरों पे बात कर लें, गीत का मीटर है, हर चीज का मीटर है। आज अब आप अपन उस बात पे आते हैं जो आपने कहा क्या नया। आज लोग कह रहे हैं कि हम छंद मुक्त कह रहे हैं, मतलब छंद मुक्त से मेरा मतलब उसमें कोई छंद नहीं है, सीधा एक रवानी टाइप का है, सीधी बात, व्याकरण से दूर, व्याकरण से दूर। तो लोगों को लग रहा है कि वो नई चीज दे रहे हैं, लेकिन नहीं, नई चीज आप तब दे सकते हैं जब आप छंद मुक्त तो कहें लेकिन उसमें मीटर है, वो नई चीज है। तो वो कुछ लोग कर भी रहे हैं। और मैंने शुरू में कहा था कि नए थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। आज कंपटीशन का दौर है साहब जी। आज के नए लड़के ऐसी शायरी कर रहे हैं कि जो पुराने शायर हैं या जो सालों से काम कर रहे हैं वो भी मतलब सरप्राइज हो जाते हैं। और एक चीज आप नोटिस करें मेरी, जब आप सरप्राइज होने लगते हैं, ये मैं नए कहने वालों से कह रहा हूँ, देखिए संवाद से चीजें खुलती हैं। आपने कहा नए कहने वाले, नए कहने वालों को चाहिए कि सबसे पहले वो सरप्राइज होना सीखे, चीजों को देख के विस्मित होना सीखे। इसी को शंकर ने कहा है कि विस्मित होना युग का पहला चरण है। और शायर तो को पता ही नहीं चलता वो किस स्थिति में कब पहुंच जाए। कभी कभी जैसे आप देखें कि मैं तुलसी जी को पढ़ रहा था, तुलसीदास जी को, कबीर को भी मैंने मतलब जो है पढ़ा, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां से एक चीज निकल के आई कि तुलसीदास जी जो है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से अगर अपनी बात कर रहे हैं तो कबीर कॉस्मिक से कह रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुलसीदास जी जो है, जैसे एक बिल्डिंग बनी है तो तुलसीदास जी क्या करेंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर और बनाते जाएंगे, कमरे बनाते जाएंगे। और जो है कबीरदास जी क्या करेंगे कि जो एक बिल्डिंग बनी है, एक कमरा बना है, तो उसको पहले गिराएंगे, उसकी फिर फाउंडेशन बनाएंगे, फिर वहां से उसको बनाना स्टार्ट करेंगे, है कि ये मतलब थॉट प्रोसेस है इनका, एक मतलब काम करने का जो है तरीका होता है, सलीका होता है कि आप कहाँ से कह रहे हैं। अगर आप कलेक्टिव से कह रहे हैं तो उस पर डिबेट्स हो सकती हैं, बात हो सकती है। आप कॉस्मिक से कह रहे हैं, जैसे गीता, आप गीता जो है कृष्ण भगवान ने जो है कॉस्मिक से कही जी, तो उन्होंने गीता में कह रहे हैं 18वें अध्याय में, जब व्यक्ति कॉस्मिक से लिखता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। 18वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, सर्वधर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप सब धर्मों को छोड़ दें और सरेंडर कर दें, मैं आगे का जो है देखूंगा। और जो है आप गोपी गीत देख लें, मुझे सबसे ज्यादा कोई रचना जो है पसंद है तो दैट इज गोपी गीत। मतलब आप प्रेम इश्क की ताकत देखिए आप, कि अनपढ़ गोपियां कह रही हैं जयति तेदिकम जन्म ना प्रजा श्रेयत इंद्रिया शश्वत। गोपी गीत जी, प्योर लिटरेचरी वर्क आप देखें तो जो एक शायर होता है इसलिए उसको समझना कठिन होता है कि वो कब कौन स्थिति में क्या चीज कह रहा है। उसको पता नहीं होता कभी कभी कि वो किस स्थिति में पहुंच गया, कॉज में पहुंच गया, कलेक्टिव में पहुंच गया, और वो चीजें निकलती हैं तो वो खुद सरप्राइज होता है कई बार कि यार मैंने क्या कह दिया। इसको कहते हैं अपन आमद जी। एक होता है सर होना जी, और एक होता है बनना। तो आप आज शायर बन तो रहे हैं, बहुत बन रहे हैं बिल्कुल, कि आप बहर सीख लें, अनुज सीख लें और आप अपने जो है शब्द जो है डिक्शनरी या उससे मजबूत कर लें तो आप अपने आप को शायर कभी लिखने लगे और जो है आप कर रहे हैं रचनाएं। लेकिन एक होता है बनना, एक होता है होना। मैंने कहा जो बाय बर्थ शायर होता है जी, वो उसके जहन में एक वक्त के बाद मिसरा मीटर में आता है। अगर मिसरा कहेगा तो मीटर में निकलेगा, लेकिन जो बन रहा है उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो मतलब अटका है तो उसको बहुत मस्क करना पड़ेगा सर, कि यार मैं इसको कैसे मीटर में करूं। मेरा एक शेर है कि न बयान है, न बहर है, न ही कायदा, और न बयान है, न बहर है, न कायदा, मुतफाइल उनके फेर में गजल निकल के फिसल। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मीटर आपने सीख लिया तो आप पोएट हो गए, नो, ये कोई वो नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीजों को कैसे बिल्ड करना है। शेर अपनी ट्रीटमेंट से शेर होता है। तो जैसे कि आपने जैसे बताई शायरियों की बात की, और हर शायर के एक चीज देखी मैंने, नोटिस की, अब मैं चाहे सही हूं या गलत हूं, वो सड़क के शाह को भी शाह बोलते हैं। ये गलत है कि सही है, कितना देखते हैं, या फिर वो बोलते बोलते उर्दू के छा को शाह ऐसा होने लगता है। देखिए इसको आप सही कैसे कह सकते हैं, सही तो बिल्कुल नहीं है। ये बेशक उनका जो स्टडी है वो थोड़ा सा वो है, और अपन बुंदेलखंड इलाके से आते हैं तो अधिकतर चीजें इसी साइड देखने को मिलती हैं। जो लखनऊ दिल्ली में है वो तो उनका जो है उनके जो बोलने में वो चीजें आ जाती हैं।
कि वो शाह को शाह और शाह। अब जैसे कुछ लोग शायर को ही शायर कह देते हैं जबकि शायर है वो। तो ये चीजें जो है, देखिए मेरा ये मानना है कि हर चीज आप जो है पढ़ के ही नहीं सीखते हैं। कुछ चीजें आप के नेचर में ढल जाती हैं, आपको कैसा एटमॉस्फेयर मिल रहा है ये भी डिपेंड करता है आप पे। अब जैसे जैसे अपन बंडा इलाके से हैं, तो यहाँ तो लोग बुंदेलखंडी बोली जा रही है, लेकिन वो बुंदेलखंडी नहीं समझ रहे बहुत लोग। आप बुंदेलखंडी मतलब बुंदेलखंड लिटरेचर को क्या इतना आसान समझते हैं? इतना आसान होता तो आज सारे बुंदेलखंड के लोग पोएट्री कर रहे होते। उसकी स्क्रिप्ट ही बहुत मुश्किल है, बुंदेलखंडी लिटरेचर की स्क्रिप्ट जिसको आप लिखेंगे। मतलब मैं उसमें उतना पारंगत नहीं हूँ, इसलिए मैंने कभी उसमें हाथ नहीं आजमाई। बुंदेलखंडी जो स्क्रिप्ट है, अगर आप स्क्रिप्ट नहीं कहेंगे तो आप पेपर वर्क कैसे कर पाएंगे? आप उसको मीटर में कैसे करेंगे? आप उसको परोएंगे कैसे एक बहर में, या कोई छंद कहेंगे? अब जैसे जो हिंदी का जितना अच्छा कवि होगा, जरूरी नहीं है कि वो बुंदेलखंडी का उतना अच्छा कवि हो। उसको तो पता तो होना चाहिए कि बुंदेली बोली का उसको कुछ नॉलेज होना चाहिए। एक वोकैब है बुंदेली बोली की, वोकैबुलरी टी.आर. त्रिपाठी जी की एक डिक्शनरी आती है बुंदेलखंडी बोली के, मेरे पास है। तो उसमें उसको जब मैंने देखा यार, तो मैंने देखा कि भाई इसका तो मतलब मामला ही अलग है जी। तो आपको बुंदेलखंडी से भी अगर आप हैं तो भी आप इससे बच नहीं सकते, आपको जो है ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक हम अब अंतिम, अब पक्का अंतिम नहीं आप आपके पास टाइम है, आप इसमें हम ये इसलिए अंतिम बोल रहे हैं कि जैसे कि एक बड़े लेखक हुआ करे हैं राही मासूम रजा, जिन्होंने महाभारत के संवाद लिखे, महाभारत के जो कि सीरियल आया था उसके संवाद लिखे, और अब आपका भी उपनाम राही है। तो ये राही नाम कहाँ से आया? देखिए ये राही नाम जो है उपनाम, पेन नेम जिसको आप कह लें, तो ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, मेरे नेचर में है। मतलब पता चला कि मैं 3-3 महीने जंगल में चला जाऊं, या जिसको आप कहते हैं मुसाफिर, मैं अपनी राह पकड़ के मनमस्त चल रहा हूं, तो फिर मैंने ही वो मतलब पेन नेम अपना लगाया था राही। मेरा कोई, मैंने बताया उस्ताद वगैरह नहीं जो मुझे पेन नेम दे या कुछ दे, वो मेरी ही चॉइस है। तो शायर क्यों रखते हैं उपनाम? जरूरी रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि बाउंडेशन है कि आपको उपनाम रखना ही है। बहुत से शायर हैं, कवि हैं जो उपनाम नहीं रखते और आज शायरी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको उपनाम रखना है। हाँ हो गया तो ठीक है। उपनाम का एक जो बेसिक यूज है वो है कि जब आप गजल कहते हैं तो पहला शेर मतला हो गया, और अगर आप स्वयं कह रहे हैं मतले जैसा तो दूसरा हुस्न मतला हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब आप जो गजल का आखिरी शेर होता है इसको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मक्ता। मक्ता में क्या होता है, शायर को अपना पेन नेम यूज करके कोई शेर कहना होता है। जैसे कि मसलन आप देखें कि मैंने कहा कि हाँ पूरी गजल ही है यार, वो तो सुनानी पड़ेगी तब शायद आ जाए। सुनाई दीजिए। हाँ ए खदसा कल का टल जाए तो शायद नींद आ जाए, दिले मुस्तर बहल जाए तो शायद नींद आ जाए, शरिस्ते दिल हुई है मुंजमिद सब्र व तहम्मुल से। जो गैर उर्दू वाले हैं, सरस्ते दिल जो ब्लड का प्रवाह होता है सब्र व तहम्मुल से वो जम गई है। सरस्ते दिल हुई है मुंजमिद सब्र व तहम्मुल से, ये अश्कों से पिघल जाए तो शायद नींद आ जाए, खिलौना ही समझकर दिल से मेरे खेलिए राही, खिलौना ही समझकर दिल से मेरे खेलिए राही, जरा सा दिल बह जाए तो शायद। तो आपने बहुत अच्छी शायरियाँ सुनाई, बहुत अच्छी गज़ल सुनाई, खासकर हमें ये पंजाबी वाली आपकी शायरी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई। अब हम इस इंटरव्यू का समापन करना जा रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद रखते हैं कि उस समय हम आपसे फिर से एक बार फिर से साक्षात्कार करेंगे जब आपकी शायरियाँ बुंदेली में आएंगी, तो उस समय का इंतजार जरूर रहेगा। तो हमारे साथ थे शिवांश पाराशर जी, जिन्होंने की काफ़ी बड़ी बेबाकी के साथ हास्य विनोद भी लाए, और साथ ही साथ उर्दू को भी हमारे दर्शकों को बताया कि उर्दू क्या है, उच्चारण के विषय में भी बताया, रील से लेकर के हमारे राजनीतिक गलियारों तक हर विषय को छूने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को यह साक्षात्कार